और ये पर्यावरणीय मुद्दे कहीं गंगा जी के ऊपर नहीं आते। और मैं तो कहूँगा कि भागीरथी और अलकनंदा को भी एक स्थान पर नहीं रखा जा सकता, पर पर्यावरण की दृष्टि से जब अलकनंदा के ऊपर विष्णु प्रयाग बन गया और जल गया, जब शंकराचार्य जी ने स्वयं देखा कि जोशी मठ में आश्रम के पास भी गंगा जी में पानी नहीं है, उस स्थिति में अलकनंदा पे बाकी नीचे के प्रोजेक्ट रोक कर हमारे पर्यावरण मंत्री या भारत सरकार गंगा जी की कितनी रक्षा कर रहे हैं, मैं उनको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। इतनी शायद मेरी पर्यावरण की समझ कम है और बाकी आज पर्यावरण की समझ इतनी बढ़ गई है कि शीर्ष नष्ट कर दो, बाकी शरीर को बचाए रखो और कहो कि ये तो पूरी तरह से बचाओ। मेरी अपनी बात जो है वो केवल इतनी है कि मानव केवल शरीर नहीं है, आर्थिक विकास से मानव की सब आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। और हमारे लिए, मेरे लिए ही नहीं, उन करोड़ों भारतीय संस्कृति के पुजारियों के लिए जो कनाडा में, घाना में और दूसरे देशों में भी रहते हैं, गंगा जी की आवश्यकता बिजली देने के लिए, सिंचाई का पानी देने के लिए या विकास के लिए नहीं है। उन्हें गंगा जल की आवश्यकता है अपने सभी पुण्य कार्यों के लिए, जिसमें पूर्वजों की अस्थि प्रवाहित करने की बात सम्मिलित है। क्या गंगा जल रह जाता है? गंगा जी की अविरलता अगर हरिद्वार में नहीं रह गई तो कम से कम ऊपर के कुछ भाग में तो रह जाए। ये प्रश्न आस्था का है, ये प्रश्न पर्यावरण का नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि यदि मेरे सामने रोटी या कपड़े का प्रश्न हो, शरीर की रक्षा का प्रश्न हो, और दूसरी ओर मेरी माँ की हत्या का या मेरी भावनात्मक उसका प्रश्न हो, भावनाएं शरीर से ऊपर होती हैं और आध्यात्मिक बातें भावना से भी ऊपर होती हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शरीर को बचाने का, विकास का कोई अर्थ नहीं है यदि हम अपनी आत्मा को नष्ट कर देते। इसलिए जो बिजली गंगा जी को नष्ट करके मिलती हो, ऐसी बिजली भारतीयों को स्वीकार नहीं करनी चाहिए यदि वो भारतीय हैं। तो मैं तो बिल्कुल इस रूप में मानता हूँ, कहीं कोई प्रश्न नहीं है कितनी बिजली, कितना पैसा, किसका विकास, क्या विकास, ये सब कोई प्रश्न नहीं है। पर्यावरण का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा केवल हमारी आस्था का है, हमारी संस्कृति का है। और मैंने तो निर्णय ले लिया था तो पहले, और जब 19 मई को मैंने अपना उपवास तोड़ा था, जो बातें आज पर्यावरण मंत्री बात कर रहे हैं उस समय वो ऊर्जा मंत्रालय में थे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि 5 फरवरी 2009 को वो सब बातें लिख दी गई थी जो आज वो 2010 में कह रहे हैं। वो बातें न मुझे स्वीकार्य थी, न उस समय आए थे दिल्ली और सभा हुई थी पंजाबी भवन में, और उन्होंने स्पष्ट रूप से उसको अस्वीकार कर दिया था कि ये हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आज उन्हीं बातों को वो आशा करते हैं वो सबको स्वीकार्य हो जाएगी। और अगर उसके ऊपर चर्चा करनी थी तो क्यों नहीं गुरुदेव से चर्चा की गई, क्यों नहीं संतों को बुलाकर बैठाकर ये चर्चा की गई कि गंगा जी के ऊपर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। वो संतुलन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ संतुलन चाहिए यहाँ शरीर की आवश्यकता और हमारी आत्मिक, हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं के लिए। मैं तो इस बारे में बस यही सोच के संतुष्ट हो जाता हूँ कि जयराम रमेश जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे एक मित्र के पुत्र भी हैं, एक अच्छे वैज्ञानिक भी हैं, एक अच्छे नागरिक भी हैं। उन्होंने पता नहीं कितनी बार ये कहा कि मैं आकर तुमसे, ये नहीं कहा कि मैं मुजफ्फरनगर आकर बात करूंगा। मैं सुनता था और सुनकर अपने मन ही मन हंसता था कि हाँ ये सब सरकारी उसकी बातें होती हैं, नहीं तो कहाँ मंत्री जी मेरे से बात करने आने वाले। और उन्होंने अंततः सिद्ध कर दिया कि आखिर सब होने पर भी मंत्री जी तो है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब रहते हुए भी वो मेरे मित्र भी तो है ना। तो ठीक है, मंत्री जी रहे उन पर मित्र पुत्र है। अब मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपना वो उपवास, ऐसे तो गुरुदेव ने कहा कि जिस 19 फरवरी के आश्वासन पर मैंने 20 फरवरी को उपवास तोड़ा था, तो एक बार जब वो आश्वासन समाप्त हुआ तो पता चलते ही मुझे तुरंत अपना उपवास शुरू कर देना था। पर मैं भी कमजोर व्यक्ति हूँ और मुझे भी कुछ सोचने में कुछ, फिर मुझे ये भी आया